नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी मां की कहानी जिसने अपना पूरा जीवन अपने परिवार, अपने बेटे और अपनी बहू के लिए समर्पित कर दिया। उसने हमेशा अपने परिवार की खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाई, अपने सुख दुख को पीछे रखा और अपने जीवन की हर चुनौती को बिना किसी शिकवा शिकायत के स्वीकार किया। लेकिन जीवन के सफर में कभी कभी किस्मत इंसानों के साथ ऐसे खेल खेल देती है जिसकी कल्पना भी मुश्किल होती है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। रात के 3 बज रहे थे। पूरे घर में अंधेरा पसरा हुआ था। सब गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन सरला मां की आंख अचानक खुल गई। उन्हें तेज प्यास लगी थी। उन्होंने पास में रखा पानी का जग उठाया, लेकिन वह खाली था। हल्की आवाज में खुद से ही बुदबुदाई, लगता है आज बहू पानी का जग भरना भूल गई। धीरे धीरे चलते हुए उन्होंने जग उठाया और रसोई की ओर बढ़ गई। जैसे ही उन्होंने रसोई में कदम रखा, वहां का हाल देखकर उनका मन खराब हो गया। चारों ओर चीजें बिखरी हुई थीं। गैस पर तेल की छींटें जमी हुई थीं। जमीन पर सब्जी के टुकड़े गिरे हुए थे। हर तरफ गंदगी फैली थी, जैसे दिन भर काम के बाद किसी ने सफाई करना जरूरी ही नहीं समझा। सरला मां ने गहरी सांस ली और खुद से ही कहा, अब तो यह रोज की बात हो गई है। रसोई की दुर्गंध से उन्हें घुटन महसूस हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला। पहले गिलास में पानी भरा और हल्के हल्के घूंट भरने लगी। फिर अचानक उनकी नजर सिंक में पड़े बर्तनों पर पड़ी। बर्तनों में झूठा खाना तक चिपका हुआ था, जिससे तेज बदबू आ रही थी। एक पल के लिए सोचा कि छोड़ दें, लेकिन फिर उनके अंदर की मां जाग उठी। सुबह अगर बहू उठकर देखेगी तो ताने ही मारेगी। इससे अच्छा है कि अभी ही साफ कर दूं। उन्होंने नल चलाया और बर्तन धोने लगी। ठंडे पानी से हाथ कांपने लगे, लेकिन उन्होंने सफाई जारी रखी। एक एक करके सब बर्तन धो डाले। देखते ही देखते सिंक चमकने लगा। उन्होंने अपनी कमर सीधी की और गहरी सांस ली। थकावट उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन मन को थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम रसोई अब साफ हो गई थी। अब उनके पैर कांपने लगे थे। उम्र के इस पड़ाव पर इतनी देर खड़े रहना उनके लिए आसान नहीं था। फिर पानी का जग भरा और धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन दिल में फिर वही टीस थी, क्या एक मां का जीवन सिर्फ दूसरों के लिए ही होता है? क्या कोई मेरे बारे में भी सोचेगा? कमरे में जाकर उन्होंने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद कोसों दूर थी। आंसू आंखों से बहने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया और सोचने लगी, सुबह होगी तो फिर वही सब शुरू होगा। वही ताने, वही अनदेखी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। सरला मां रात की थकान के कारण अभी ठीक से उठ भी नहीं पाई थी कि अचानक उनकी बहू कविता कमरे में आई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने तीखे स्वर में कहा, मां जी, आपको जरा भी शर्म नहीं है? आप इतनी गिर जाएंगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। सरला मां उसकी बातें सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम इतना सुना रही हो? उन्होंने धीरे से पूछा। कविता ने हाथ कमर पर रखकर तंज कसते हुए कहा, आप काम ही ऐसे करती हैं, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं कि सुबह सुबह आपके कमरे में आऊं। देखो मां जी, मैं साफ साफ पूछ रही हूं, मुझे घुमा फिराकर बातें करने की आदत नहीं है। सरला मां कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कविता बीच में ही बोल पड़ी, आप रात को रसोई में गई थी, पहले यह बताओ। सरला मां ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, मुझे प्यास लगी थी और जग में पानी नहीं था, इसलिए। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि कविता जोर जोर से चिल्लाने लगी, अंश के पापा, जल्दी आओ, देखो तुम्हारी मां के लक्षण। और पूजा, तू भी आजा। कविता को इस तरह चिल्लाते देख सरला मां घबरा गई। वह घबराई हुई आवाज में बोली, बहू, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला रही हो? कविता गुस्से से आंखें घुमाकर बोली, आने दो पहले सबको, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। कविता की तेज आवाज सुनकर उसका पति सत्यम और उसकी देवरानी पूजा अपने पति ललित के साथ तुरंत सरला मां के कमरे में आ गए।
सत्यम ने अंदर आते ही गुस्से में कहा, क्या हुआ? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? ललित भी हैरानी से कविता की तरफ देखते हुए बोला, हां भाभी, बताइए तो सही, मां के कमरे में सबको क्यों बुलाया? कविता हाथ कमर पर रखकर गुस्से से बोली, तुम लोग खुद ही देख लो, मैं तो बस पूछना चाहती हूं कि हमारी मां जी आधी रात को चुपके से रसोई में क्या करने गई थी? सरला मां इन आरोपों को सुनकर अचंभित रह गई। उन्होंने संयमित आवाज में कहा, मैं चुपके से नहीं गई थी बहू, मुझे प्यास लगी थी और जग में पानी नहीं था, इसलिए रसोई में पानी लेने गई थी। कविता ने ताने मारते हुए कहा, अरे वाह, पानी लेने गई थी या फिर मेरी रसोई में ताक झांक करने? वैसे भी पानी भरकर रखना तो मेरा काम था, आपका नहीं। और अगर जग खाली था तो दिन में क्यों नहीं देखा? सत्यम ने माथा पकड़ते हुए कहा, कविता, मां सिर्फ पानी लेने गई थी, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? लेकिन कविता कहां मानने वाली थी। उसने और भी तीखा स्वर अपनाते हुए कहा, पानी लेने गई थी तो सिर्फ पानी लेकर आती, फिर रसोई में सफाई क्यों करने लगी? यह सुनकर पूजा भी अपनी जेठानी की हां में हां मिलाते हुए बोली, बिल्कुल भाभी, पता नहीं मां जी को रात में ही सफाई करने का शौक क्यों चढ़ा। ललित, जो अब तक चुप था, झुंझलाकर बोला, अरे भाभी, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मां ने कुछ बर्तन धो दिए तो क्या गलत किया? कविता ने गुस्से से तड़प कर कहा, अगर सफाई इतनी ही अच्छी लगती है तो पूरे दिन हाथ में झाड़ू पोछा पकड़े रखा करें, लेकिन मेरी रसोई में ताक झांक ना करें। सरला मां अपने ही बच्चों और बहुओं के इस तरह के व्यवहार से अंदर तक टूट गई। उनकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया बहू, बस गंदगी देखकर रहा नहीं गया, इसलिए बर्तन साफ कर दिए। लेकिन कविता और पूजा दोनों अपनी जिद पर अड़ी थीं। वे अपनी सास की किसी भी सफाई को सुनने को तैयार नहीं थीं। सत्यम और ललित एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी अपनी मां का पक्ष नहीं लिया। सरला मां की आंखों में दर्द साफ छलक रहा था। वह सोचने लगी, क्या सच में मैं इस घर में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई हूं, जहां मेरे हर काम को शक की नजर से देखा जाता है? कविता अभी चुप कहां रहने वाली थी। उसने और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, सफाई की बात तो ठीक है, लेकिन मेरी रसोई में 2000 रुपये रखे थे, वह भी इन्होंने साफ कर दिए। अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, लेकिन इस उम्र में चोरी करना क्या इन्हें शोभा देता है? कविता की इस बात ने जैसे पूरे माहौल को और जहरीला बना दिया। घर में छोटे बच्चे हैं, वे क्या सीखेंगे? मां, मैं तो सच में तंग आ गई हूं आपकी इन हरकतों से। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर में खोसा और एक हिकारत भरी नजर से अपनी सास को देखने लगी। सरला मां की आंखें इस अपमान को सह नहीं पाईं। उनके आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते होठों से कहा, बहू, इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले जरा सोच तो लिया होता। मैं पैसे क्यों लूंगी? मुझे क्या करना पैसों का? मैंने कोई पैसे नहीं लिए। ललित, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, झुंझलाकर बोला, अरे मां, अगर पैसे लिए हैं तो साफ साफ बोल दो ना, क्यों सुबह सुबह इतना तमाशा करवा रही हो? सरला मां की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका अपना बेटा, जिस बेटे को पालने के लिए उसने अपनी जिंदगी खपा दी, आज वही उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। इतने में पूजा भी बोल पड़ी, मां जी, वैसे यह सब ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरला मां की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से अपने बड़े बेटे सत्यम की ओर देखा। शायद वह कुछ कहे, लेकिन सत्यम चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में अपनी मां के लिए न तो कोई प्यार था और न ही कोई सहानुभूति। कविता ने गुस्से में एक लंबी सांस ली और तंज कसते हुए बोली, अब इस तरह रोने धोने से क्या होगा मां जी? सच तो यही है कि पैसे आप ही ने लिए हैं। वैसे भी इस घर में रहकर आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं, फिर भी लालच नहीं जाता। ललित ने भी सिर हिलाते हुए कहा, यह सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है मां, आपसे यह उम्मीद नहीं थी। अब तो आप सच बोल ही दीजिए। सरला मां का दिल जैसे अंदर से टूट चुका था। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और लड़खड़ाती आवाज में बोली,
सत्यम बेटा, क्या तू भी यही सोचता है कि मैंने पैसे लिए? सत्यम ने एक पल को अपनी मां की तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली। मां, अगर तुमने नहीं लिए तो फिर पैसे गए कहां? घर में तो कोई बाहर का आदमी आता नहीं है। यह शब्द सुनते ही सरला मां को चक्कर सा आ गया। उनका सिर घूमने लगा। इस घर में जन्मे, इसी घर में अपना पूरा जीवन बिताने वाले बेटों को आज उन पर विश्वास नहीं था। वह वहीं चारपाई पर बैठ गई और धीरे से बोली, अगर तुम सब यही सोचते हो तो ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ नहीं कहूंगी। कविता ने मुंह बिचकाते हुए कहा, देख लिया, जब झूठ पकड़ा गया तो सफाई देना ही बंद कर दिया। चलो जी, अब बस करो, हमें और भी काम है। इतना कहकर वह गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से निकल गई। सत्यम, ललित और पूजा ने भी कोई परवाह नहीं की और वापस अपने अपने कमरों में चले गए। सरला मां अपनी जगह पर बैठी रही। उनकी सूनी आंखों से बहते आंसू तकिए में समा गए। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में अब मेरा कोई नहीं बचा? सरला मां को वो दिन याद आने लगा जब उनका घर खुशियों से भरा हुआ था। वह अपने कमरे में तैयार हो रही थी और उनके पति किशनलाल जी बार बार दरवाजे पर आकर झांक रहे थे। सरला, अब और कितना समय लगाओगी? जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि शादी हो जाए और हम आखिर में पहुंचे। किशनलाल जी ने हंसते हुए कहा। तो सरला जी मुस्कुराईं और अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, आखिर बेटे की मां हूं तो अच्छे से तैयार होना तो बनता ही है। किशनलाल जी ने प्यार भरी नजरों से अपनी पत्नी को देखा और बोले, वैसे आज तुम उतनी ही सुंदर लग रही हो जितनी हमारी शादी के समय लग रही थी। सरला जी ने हल्का सा सिर झटकते हुए कहा, अजी रहने दीजिए, आपकी मस्ती फिर से शुरू हो गई। लेकिन उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। किशनलाल जी ने आगे बढ़कर उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और प्यार से बोले, मस्ती नहीं सरला, सच कह रहा हूं, तुम जैसी पत्नी पाकर मैं सच में बहुत खुश हूं। उस दिन पूरे घर में खुशी का माहौल था। उनके बड़े बेटे सत्यम की शादी थी और पूरा परिवार हंसी ठिठोली में डूबा हुआ था। सरला मां ने अपनी बहू के स्वागत के लिए कितनी तैया पूजा की थी। हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा था ताकि बहू को कोई दिक्कत ना हो। कविता जब पहली बार दुल्हन बनकर घर आई थी तब सरला मां ने उसे कितने प्यार से गले लगाया था और कहा था, बेटा अब से यह घर तुम्हारा है, जो भी जरूरत हो बिना झिझक बता देना। लेकिन आज वही कविता उन पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी। उनके अपने ही बेटे उनकी सफाई को अनसुना कर रहे थे। यादों का यह सिलसिला इतना गहरा था कि सरला मां की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने तकिए को भींच लिया और मन ही मन कहा, काश आज आप होते तो मुझे यूं अपनों के बीच पराया होने का एहसास न होता। सरला मां अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, बीते दिनों की यादों में डूबी हुई। तभी अचानक दरवाजे पर आहट हुई। नजर उठाकर देखा तो पूजा कमरे में आई और बिना कुछ कहे पास की टेबल पर चाय रख दी। हल्की आवाज में बोली, मां जी आपकी चाय यहां रखी है, पी लीजिए। सरला मां ने धीरे से सिर हिलाया और चाय की ओर देखा। कप से हल्की भाप उठ रही थी। उन्होंने फिर नजरें उठाकर पूजा से पूछा, बेटा बिस्किट नहीं है क्या? लेकिन जब उन्होंने पलट कर देखा तो पूजा वहां से जा चुकी थी। बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चली गई थी। अब तो इतना भी मायने नहीं रखता कि मां क्या खा पी रही हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा, पहले जब उनके पति किशनलाल जी थे तो उनके साथ सुबह की चाय का मजा ही अलग होता था। वो हमेशा कहते, सरला जब तक तुम मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पीती मुझे मजा नहीं आता। लेकिन आज अकेली बैठी सरला मां के लिए वह चाय जहर के घूंट जैसी लग रही थी। उन्होंने कप को वापस टेबल पर रख दिया और धीमे धीमे उठ खड़ी हुई। कमरे के कोने में एक पुराना डिब्बा रखा था। उन्होंने उसे उठाया और चारपाई पर रख दिया। डिब्बे पर हल्की धूल जमी थी। उन्होंने उसे साफ किया और हल्के कांपते हाथों से ढक्कन खोला। डिब्बे के अंदर कुछ पुरानी चीजें रखी थी। जी की घड़ी, उनका पुराना चश्मा, कुछ पुराने खत और कुछ सिक्के जो किशनलाल जी हमेशा अपने पास रखते थे। सरला मां ने धीरे से उन चीजों को छुआ, जैसे वे अब भी उनकी यादों से जुड़ी हुई थी।
उनकी आंखें फिर भर आईं। कहां चले गए आप? देखो अब तुम्हारी सरला कितनी अकेली हो गई है, उन्होंने धीरे से कहा और फिर चारपाई पर बैठ गए। दोपहर के 2 बज रहे थे। न तो कोई खाने के लिए पूछने आया और ना ही बेटों ने मां के कमरे में झांकने की जरूरत समझी। भूख अब बहुत तेज लगने लगी थी। सरला मां ने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन जब कोई नहीं आया तो वह खुद ही उठकर न चाहते हुए भी बहू कविता के पास चली गई। कविता उस समय अपने 5 साल के बेटे अंश को हलवा खिला रही थी। सरला मां पास जाकर बोली, बहू बहुत तेज भूख लगी है, अगर कुछ बनाया है तो दे दो। उनका इतना कहना था कि कविता ने उनकी ओर घूर कर देखा और गुस्से में बोली, मां जी, हलवा देखा नहीं कि आपको भूख लग गई, अभी तो मैं अपने बेटे को खिला रही हूं। फिर वह जल्दी से अंश का मुंह पोंछकर उठी और रसोई में चली गई। कुछ ही देर बाद वह एक छोटे कटोरे में थोड़ा सा हलवा लाकर सरला मां की ओर बढ़ाते हुए ताने भरे लहजे में बोली, ये लो, खा लो, नहीं तो मेरे बेटे को नजर लग जाएगी। सरला मां ने धीरे से कटोरा लिया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में वापस लौट आई। कटोरे को चारपाई पर रखकर खुद भी बैठ गई। सरला मां ने पहला निवाला मुंह में रखा, लेकिन हलवे का स्वाद उनके गले में अटक गया। हलवा जला हुआ था। यह जलन सिर्फ जुबान पर नहीं बल्कि उनके दिल में भी महसूस हो रही थी, लेकिन भूख इतनी तेज थी कि जलने का स्वाद भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। धीरे से नजरें उठाईं, कमरे की दीवारों को देखा और एक ठंडी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर स्मृतियों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने अपने जीवन के उन पुराने दिनों को याद किया जब वह अपने पति और बेटों के साथ बैठकर प्यार से हंसते गाते हलवा खाती थीं। तब उनके हाथों के बने हलवे की खुशबू पूरे घर में फैलती थी। वही पुराना आंगन, हलवे की मीठी खुशबू, चूल्हे की धीमी आंच और किशन लाल जी की हंसी। अरे सरला, आज फिर हलवा बना रही हो? रोज रोज हलवा खिला खिलाकर हमारे बेटों को बिगाड़ दोगी। किशन लाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अजी, बेटों को पसंद है और आपको भी, तो फिर शिकायत किस बात की? सरला जी ने हंसते हुए जवाब दिया। किशन लाल जी ने धीरे से पीछे से आकर उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस यही प्यार हमेशा बना रहे सरला। जब ये बड़े हो जाएंगे तब भी हम ऐसे ही बैठकर हलवा खाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आज खा रहे हैं। पर किससे पता था कि वही बेटे जिनकी पसंद का ख्याल रखते हुए वह हर दिन हलवा बनाती थीं, आज इतने बदल जाएंगे। और किसे पता था कि वही बेटों की बहुएं जो इस घर में बहू बनकर आईं, एक दिन उन्हें जले हुए हलवे का कटोरा पकड़ा देंगी। जो मां अपने बच्चों के लिए रात भर जागती थी, जो उनकी पसंद नापसंद का हर पल ध्यान रखती थी, जो उनके बिना खाना तक नहीं खाती थी, आज वही मां अपने बच्चों के लिए बोझ बन गई थी। उन्होंने कटोरा चारपाई पर रखा और खिड़की से बाहर देखने लगी। आकाश में सूरज चमक रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी में अब कोई रोशनी नहीं बची थी। शाम होने को आई थी, लेकिन सरला मां ने सुबह से सिर्फ वही जला हुआ हलवा खाया था। पेट में अजीब सी हलचल हो रही थी, कमजोरी महसूस हो रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन घर में कोई नहीं था जो उनसे पूछे कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। बहू बेटे अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वह धीरे से चारपाई से उठी, कमर सीधी की और दीवार पर टंगे अपने छोटे से कपड़े के थैले को उतारा। उसमें कुछ सिक्के पड़े थे जो उन्होंने कभी बचा कर रख लिए थे। अपने थैले को कसकर पकड़ते हुए वह घर के दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने लगी, तभी बहू कविता की तेज आवाज आई, मां जी, कहां जा रही हैं आप? सरला मां ठिठक गई। उन्होंने धीरे से कहा, बस जरा बाहर तक जा रही थी बहू। कविता गुस्सा होते हुए बोली, क्या जरूरत है बाहर जाने की? कहीं मोहल्ले में बैठकर अपनी दयनीय कहानी सुनाने तो नहीं जा रही। सरला मां ने जब यह सुना तो दिल अंदर तक चीर गया। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं बहू, बस थोड़ा टहल आऊंगी। कविता ने मुंह बनाते हुए कहा, ज्यादा दूर मत जाइएगा, घर के काम कौन करेगा फिर? सरला मां कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में कुछ आंसू जरूर छलक आए थे, लेकिन उन्होंने अपने पल्लू से उन्हें पोंछ लिया। भारी कदमों से वह दरवाजे से बाहर निकली। उनकी चाल में अब पहले जैसी तेजी नहीं थी, लेकिन मन में एक ही बात चल रही थी,
क्या अब एक मां को 2 रोटी भी मांगनी पड़ेगी? उन्होंने अपने थैले को कसकर पकड़ा और कदम बढ़ा दिए। वह अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी, तभी रास्ते में एक कचौड़ी वाला दिख गया। भूख तो बहुत तेज लगी थी, इसलिए सोचा क्यों ना एक प्लेट कचौड़ी ही खा लूं। फिर कुछ सोच उससे पूछा, बेटा कितने की है कचौड़ी? मां जी 25 रुपये की प्लेट है। अपने थैले में देख सरला मां मन ही मन बुदबुदाई, सिर्फ 20 रुपए। फिर वह उदास होकर बोली, बेटा मेरे पास 5 रुपये कम है। कचौड़ी वाला सरला मां की हालत देख बोला, कोई बात नहीं मां जी, आप 20 रुपये ही दे देना। सरला मां की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की किरण चमकी। उन्होंने कांपते हाथों से अपने थैले में रखे 20 रुपये निकाले और कचौड़ी वाले को दे दिए। गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू ने उनकी भूख और बढ़ा दी थी। जैसे ही उन्होंने पहली कचौड़ी तोड़ी, उनके मन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। अरे मां जरा जल्दी कचौड़ी दो ना, बहुत भूख लगी है। छोटे बेटे ललित की आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। जब उनके बेटे छोटे थे तब वे खुद बड़े प्यार से कचौड़ी बनाती थीं। रसोई से घी की महक पूरे घर में फैल जाती थी और उनके दोनों बेटे ललित और सत्यम मजे से खाने बैठ जाते थे। उनके पति किशन लाल भी हंसते हुए कहते, अरे भाग्यवान, आज तो कचौड़ियों की खुशबू से ही पेट भर रहा है। और सरला मां हंसते हुए कहती, खुशबू से पेट नहीं भरता जी, आओ गर्मा गर्म खा लो। पर आज वही मां एक गली के कोने में खड़ी, बेटे बहू के घर में रहते हुए भी 2 निवाले नसीब नहीं हो रहे थे। जैसे ही उन्होंने पहली कचौड़ी खाई, उनके गले में कुछ अटक सा गया। यह कचौड़ी उनके लिए सिर्फ एक खाने की चीज नहीं थी, बल्कि उन तमाम पुरानी यादों की कसक थी जो अब सिर्फ एक बीते हुए सपने जैसी लगती थी। कचौड़ी वाला उन्हें ध्यान से देख रहा था। उसने महसूस किया कि इस बूढ़ी मां की आंखों में नमी थी। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, अम्मा और चाहिए तो ले लो, पैसे की चिंता मत करना। सरला मां ने कांपते हाथों से आंचल से आंसू पोंछे और हल्के से सिर हिलाया, नहीं बेटा बहुत हो गया, भगवान तुझे सुखी रखे। कचौड़ी खाने के बाद भगवान का नाम लेकर वह उठ खड़ी हुई, पर जैसे ही उन्होंने चलना चाहा, उनके कदम लड़खड़ा गए और वह वहीं सड़क के किनारे बैठ गई। पेट तो थोड़ी देर के लिए भर गया था, लेकिन दिल में जो दर्द था वो कैसे भरता। जैसे तैसे करके वह उठी, अपने कपड़ों की सिलवटें ठीक की और फिर कांपते हाथों से अपना थैला कंधे पर टांग लिया। कदम अब भी डगमगा रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी, शायद पेट में कुछ जाने से या फिर उस कचौड़ी वाले की दया से जो बिना जाने समझे ही उनका दर्द पड़ गया था। अब सरला मां के कदम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। उनके लिए मंदिर जाना सिर्फ भगवान के दर्शन करना नहीं था, बल्कि कुछ पल शांति से बैठने का भी था। वहां कोई ताने नहीं देता, कोई अपमान नहीं करता, कोई यह नहीं कहता कि वह बोझ बन चुकी है। रास्ते में चलते हुए उन्होंने देखा कि सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान में सुनहरी लालिमा थी, पर उनके जीवन का सूरज तो कब का ढल चुका था। मंदिर पहुंचकर उन्होंने धीमे कदमों से अंदर प्रवेश किया। घंटियों की मधुर ध्वनि और आरती की सुगंध ने मन को थोड़ी राहत दी। वह एक कोने में बैठ गईं और भगवान की मूर्ति को देखने लगीं। आंखों में आंसू थे, मन में हजारों सवाल। हे भगवान, मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा, फिर आज मैं ही अपने घर में पराई क्यों हो गई? उनके होंठ बुदबुदाए, पर जवाब कौन देता? भगवान भी खामोश थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने थैले से एक छोटी सी माला निकाली और जाप करने लगी। यह वही माला थी जो उनके पति किशन लाल जी ने उन्हें दी थी। जब भी वह परेशान होती थीं, इस माला को पकड़े बैठ जाती थीं। पर आज वह सिर्फ जाप नहीं कर रही थी, बल्कि खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। सरला मां माला फेरते हुए अपनी ही धुन में थीं कि तभी एक आवाज आई, मां जी, आप यहां अकेली बैठी हैं? आखिर वह कौन था? क्या वह सरला मां को जानता था? उन्होंने चौंक कर देखा। एक युवक उनके सामने खड़ा था। आंखों में अपनापन और चेहरे पर विनम्रता झलक रही थी। सरला मां ने कुछ देर उसे देखा, फिर हल्की आवाज में बोली, बेटा, तुम मुझे जानते हो?
युवक मुस्कुराया और पास बैठते हुए बोला, मां जी, इस मोहल्ले में कौन आपको नहीं जानता। आप तो हर रोज मंदिर आती हैं, कभी किसी को आशीर्वाद देती हैं तो कभी बच्चों को प्यार से दुलारती हैं। आज आपको इस हाल में देखा तो दिल नहीं माना। आप ठीक तो है ना? वैसे मेरा नाम अनिल है। सरला मां की आंखें भर आईं। इतने वर्षों बाद किसी ने उनके हालात के बारे में पूछा था। वो बस सिर झुकाकर रह गईं। अनिल ने उनके हाथों पर नजर डाली जो थरथरा रहे थे, फिर नरम स्वर में बोला, मां जी, क्या आपने कुछ खाया? सरला मां ने तुरंत जवाब नहीं दिया, सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अनिल उनकी चुप्पी समझ चुका था। उसने झट से अपनी जेब में हाथ डाला और एक लड्डू निकालकर उनके हाथ में रख दिया। यह लीजिए, प्रसाद है, और भगवान का प्रसाद कभी ठुकराना नहीं चाहिए। सरला मां ने लड्डू को देखा, फिर उसे कांपते हाथों से उठाकर खाने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन को पहली बार कोई सुकून महसूस हो रहा था। अनिल ने देखा कि उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बोला, मां जी, अगर आप चाहें तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है और मेरी पत्नी पूजा आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। सरला मां ने उसकी आंखों में देखा, इतनी आत्मीयता, इतना अपनापन उन्हें बरसों बाद महसूस हुआ था। पर क्या वह उसके साथ जा सकती थी? क्या उनके अपनों को उनकी जरूरत नहीं थी? मन में कई सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन किसके पास थे उनके जवाब? सरला मां जानती थीं कि अब इस उम्र में किसी पर बोझ बनना सही नहीं होगा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तेरी मां बहुत भाग्यशाली थी जो तुझ जैसा बेटा मिला, लेकिन मैं अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। भगवान ने जब तक चलने लायक रखा है तब तक अपनी जिंदगी खुद जी लूंगी। अनिल उनकी तरफ देखकर चुप हो गया। उसने सोचा, कितना दर्द समेटे हुए हैं यह मां, फिर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती। वह कुछ कहने ही वाला था कि सरला मां ने अपना थैला उठाया और मंदिर के अंदर चली गई। उन्होंने भगवान के चरणों में माथा टेका और धीरे से बोली, हे भगवान, अब उम्र के इस पड़ाव पर मुझे बस इतनी शक्ति देना कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पंडित जी ने यह सब देखा और आगे बढ़कर बोले, बहन जी, आप ठीक तो हैं? सरला मां ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा, हां, बस यूं ही कभी कभी मन भारी हो जाता है। पंडित जी ने उन्हें प्रसाद दिया और बोले, बहन जी, रोज मंदिर आया करो, क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान का सहारा ही हमें सुकून देता है। सरला मां ने प्रसाद लिया और मंदिर के एक कोने में बैठ गई। मंदिर में उन्हें अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब उनके पति किशन लाल उनको अपने साथ मंदिर लेकर आते थे और प्यार से बोलते, सरला, जब कभी भी अकेलापन लगे तो मंदिर आ जाना। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी मंदिर में एक औरत आई, जिसने उनको देखा और पहचानते हुए बोली, अरे सरला बहन, तुम यहां इस हालत में? सरला मां ने सिर उठाया और देखा। यहां उनकी पुरानी पड़ोसन सुनीता थी, जो अब कई सालों बाद उन्हें मिली थी। सरला मां ने सुनीता जी को देखा तो एक पल के लिए उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन फिर उनकी आंखों में उदासी लौट आई। सुनीता जी ने गौर किया कि सरला जी की साड़ी हल्की मैली हो गई थी, चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिख रही थीं और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। अरे सरला बहन, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या हुआ? घर पर सब ठीक तो है? सुनीता जी ने चिंतित स्वर में पूछा। सरला मां ने एक गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। घर? अब वो घर कहां रहा सुनीता? अब तो बस एक छत भर है जहां रहने की इजाजत मिली हुई है। सुनीता जी उनकी बातें सुनकर चौंक गई। क्या कह रही हो? यह सब कैसे हुआ? सरला जी के गले में कुछ अटकने लगा। वे बहुत कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन शब्द नहीं निकल पा रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, अब क्या बताऊं सुनीता, जिन बेटों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही अब पराए हो गए। बहुएं ताने मारती हैं, बेटे चुप रहते हैं, खाने के लिए पूछने वाला कोई नहीं। अब तो अपने ही घर में पराई हूं। सुनीता जी को विश्वास नहीं हुआ। अरे, तुम्हारे तो दोनों बेटे कितने संस्कारी थे,
वो तुम्हारी इतनी सेवा करते थे, फिर अचानक यह सब कैसे बदल गया? सरला मां की आंखों में आंसू बह निकले। अचानक तो कुछ भी नहीं बदलता सुनीता। इनके जाने के बाद धीरे धीरे बेटे बहुओं की बातें सुनने लगे। फिर मां की जरूरत कम होती गई और एक दिन एहसास हुआ कि अब मैं बस एक बोझ हूं। सुनीता जी की आंखों में भी आंसू आ गए। बहन, मैंने तो सोचा था कि अब तुम्हारे बेटे तुम्हारी सेवा कर रहे होंगे, तुम्हें आराम दे रहे होंगे, पर यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। सरला मां हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब तो बस भगवान ही हैं जो मुझे सहारा देते हैं। जब मन बहुत भारी हो जाता है तो यहीं आ जाती हूं। भगवान के घर में कम से कम कोई ताने तो नहीं मारता। सुनीता जी ने उनका हाथ थाम लिया। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो बेझिझक आ जाना। सरला बहन, मेरा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। सरला मां ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन जानती थीं कि अब किसी के घर जाकर रहना भी उनके लिए मुमकिन नहीं था। वे बोझ नहीं बनना चाहती थीं। थोड़ी देर बाद सुनीता जी ने उन्हें जबरदस्ती थोड़े फल और कुछ रुपए दिए, लेकिन सरला मां ने रुपए लेने से मना कर दिया। नहीं सुनीता, अब और किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। जितना है उसी में ठीक हूं। सुनीता जी ने उनकी जिद देखी और जबरन उनके हाथ में फल रख दिए। यह तो प्रसाद समझकर रख लो। सरला मां की आंखें नम हो गईं। वे कुछ नहीं बोली, बस धीरे से सिर झुका लिया। अब रात होने लगी थी। सरला मां ने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, लेकिन मन में एक अजीब सी घबराहट थी। वहां जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन और कोई ठिकाना भी तो नहीं था। भारी कदमों से वे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। सरला मां जब भारी कदमों से घर पहुंची तो दरवाजे पर ही चौंक गई। उनके कमरे से तेज आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उन्होंने कमरे की ओर कदम बढ़ाए, अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरा पूरी तरह फैला हुआ था। बिस्तर अस्त व्यस्त था। उनकी अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था और कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। बीच कमरे में कविता और पूजा कुछ खोजने में लगी हुई थी। दोनों की आंखों में गुस्सा था और उनकी हरकतों से साफ पता चल रहा था कि वे किसी अहम चीज की तलाश में थीं। सरला मां हक्की बक्की रह गई। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके पूछा। कविता ने उनकी ओर गुस्से से देखा और झटके से खड़ी हो गई। अच्छा हुआ आप आ गईं। अब साफ साफ बताइए, पैसे कहां रखे हैं? सरला मां ने हैरानी से पूछा। कौन से पैसे? पूजा ने ताने मारते हुए कहा। अरे वही 2000 रुपए जो आपने रसोई घर से चुराए हैं। हमने पूरे घर में ढूंढा पर हमें कहीं नहीं मिले। सरला मां को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उनकी खुद की बहुएं उन पर चोरी का इल्जाम लगा रही थीं। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। सरला मां की आवाज धीमी पड़ गई। तुम लोगों को होश भी है कि तुम अपनी ही सास पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो? कविता ने घूरते हुए कहा। अब हमें ही ज्ञान दोगी? देखो मां जी, यह ड्रामा बंद करो और चुपचाप पैसे निकाल कर दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। और अगर पैसे नहीं मिले तो देख लेना आपकी क्या हालत होती है। पूजा ने ताना मारते हुए कहा। फिर मत कहना कि हमने पहले नहीं बताया। वैसे भी अब इस घर में आपकी जरूरत ही क्या है? सरला मां कांप गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे किस गुनाह की सजा भुगत रही हैं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैंने सच में कोई पैसे नहीं लिए। तुम लोग मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। सरला मां का कलेजा छलनी हो गया। उन्होंने उम्मीद से दरवाजे की ओर देखा कि शायद उनके बेटे आकर उनकी बात सुने, लेकिन घर में किसी को भी यह जानने की परवाह नहीं थी कि उनकी मां पर क्या गुजर रही है। फिर सरला मां ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की। कविता ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे वाह, अब तो आप खुद को बेगुनाह साबित करने में लग गई हैं। अगर आपने पैसे नहीं लिए तो फिर कौन ले गया? क्या पैसे हवा में उड़ गए? पूरे घर में हमने देख लिया, हर जगह छानबीन कर ली, लेकिन पैसे नहीं मिले। अब तो साफ है कि वह पैसे आपके पास ही हैं। पूजा ने तंज कसते हुए कहा। अब इस तरह मासूम बनने से कुछ नहीं होगा मां जी। अगर पैसे नहीं मिले तो घर में आपका रहना मुश्किल कर देंगे। सरला मां की आंखों से आंसू बह निकले।
उन्होंने अपनी चारपाई की ओर देखा और भारी कदमों से जाकर उस पर बैठ गईं। उनकी बूढ़ी आंखें बहुओं के चेहरों पर टिकी थीं, लेकिन वहां उनके लिए सम्मान या प्रेम की एक बूंद भी नहीं थी। कविता गुस्से में तिलमिला रही थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे झटके से सरला मां का थैला उनके हाथ से छीन लिया और बोली, देखती हूं इसमें क्या है, हो सकता है पैसे यहीं छुपाए हों। सरला मां घबरा कर बोली, नहीं बहू, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी कुछ पुरानी चीजें हैं। लेकिन कविता ने उनकी एक नहीं सुनी। उसने तेजी से थैले की गांठ खोली और उसका सारा सामान जमीन पर उलट दिया। थैले में बस कुछ पुराने कपड़े, एक फटी पुरानी चादर, एक छोटा आईना और एक तस्वीर किशनलाल जी की थी। पूजा ने तस्वीर को जमीन पर पड़ा देखा और उपेक्षा से बोली, हद है, इसमें पैसे नहीं बल्कि यह सब फालतू की चीजें भरी पड़ी हैं। कविता ने तिरस्कार से कहा, मुझे तो लग रहा था कि इसमें पैसे होंगे, लेकिन निकला क्या, यह बेकार का सामान। उसने गुस्से में सारा सामान ठोकर मारकर बिखेर दिया। सरला मां की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से जमीन पर बिखरी चीजों को देखने की कोशिश की। तभी उनकी नजर उन फलों पर पड़ी जो सुनीता जी ने उन्हें दिए थे। कुछ सेब और केले जमीन पर लुढ़क गए थे, जिन्हें देखकर कविता और पूजा की आंखें चमक उठी। कविता गुस्से से बोली, कह रही थी कि मैंने पैसे नहीं लिए। अगर पैसे नहीं लिए तो ये सेब और केले कहां से आए? क्या इनको पेड़ से तोड़कर लाई हो? पूजा भी झट से बोली, बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। सरला मां हकलाते हुए बोली, यह फल मैंने नहीं खरीदे, सुनीता ने। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही कविता ने बीच में टोक दिया, अच्छा, अब झूठ भी बोलेंगी? वो तुम्हारी सहेली तुम्हें फल क्यों देगी? पूजा ताना मारते हुए बोली, क्यों नहीं देगी? अब घर में भीख मांगने की नौबत जो आ गई है। सरला मां ने बेबस होकर कहा, बेटा, जब सुनीता मुझे फल दे रही थी तब मैंने मना किया था, लेकिन मेरे मना करने पर भी उसने रख दिए थे। कविता ने घूरते हुए कहा, ओ, तो अब चोरी करने के साथ साथ बहाने भी बनाने लगी हो? फिर पूजा ने जमीन पर गिरे फलों को देखा और नाक चढ़ाते हुए कहा, वैसे भी ये सड़े गले फल हमारे किसी काम के नहीं। उसने लात मारकर सेब को दूर फेंक दिया। बस करो, सरला मां ने अचानक कठोर स्वर में कहा, बहुत सुन लिया मैंने, अब और नहीं। उन्हें गुस्से में देखकर पूजा और कविता ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कंधे उचकाते हुए वहां से चली गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर उन्होंने जमीन से किशनलाल जी की तस्वीर उठाई और अपने सीने से लगा ली। उनके होंठ कांप रहे थे, आंखों में दर्द था। उन्होंने थैले के बाकी सामान को समेटा और धीरे से चारपाई पर बैठ गए। सरला मां फटी आंखों से अपने चारों ओर बिखरी चीजों को देख रही थीं। आज उनके पास सिर्फ आंसू थे और एक गहरा दर्द जो अब उनके जीने का हिस्सा बन चुका था। सरला मां की आंखें गीली थीं, लेकिन अब उनमें एक अजीब सी शांति भी थी, क्योंकि आज पहली बार उन्होंने अपनी बहुओं को गुस्से में कुछ बोला था। उन्होंने किशनलाल जी की तस्वीर अपने हाथों में ली और चारपाई पर बैठकर उसे निहारते हुए बोली, देख रहे हो ना, तुम्हारी सरला कितनी बेबस हो गई है। उनकी आवाज कांप रही थी। फिर उन्होंने तस्वीर को अपनी गोद में रखा और हल्के हाथों से उसे सहलाने लगी, जैसे कोई खोया हुआ अपनापन वापस पाने की कोशिश कर रही हो। पहले भी मुश्किलें आई थीं, लेकिन तब तुम थे संभालने के लिए। अब मैं अकेली हूं। कमरे के बाहर अभी भी कविता और पूजा आपस में फुसफुसा रही थीं। चलो, कम से कम पैसे नहीं मिले तो ना सही, लेकिन इनके ऊपर हमने अपनी भड़ास तो निकाल ली। अब मां जी ज्यादा ड्रामा नहीं कर पाएंगी। पूजा हंसते हुए बोली, लेकिन इन्हें सबक सिखाना जरूरी था। अगर ऐसा ना करते तो पता नहीं और कितनों से भीख मांगने चली जाती। कविता ने तंज कसा। सरला मां ने उनकी बातें सुन ली, लेकिन अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह सिर्फ तस्वीर को देखती रही, मानो उससे कोई उम्मीद लगा रखी हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन अपने ही घर में मैं पराई बन जाऊंगी। आंसू उनकी आंखों से गिरकर तस्वीर के कांच पर फैल गए। उन्होंने जल्दी से आंचल से उन्हें पोंछा और तस्वीर को धीरे से अलमारी में रख दिया। फिर खुद को संभालते हुए बिस्तर पर लेट गई।
शाम का अंधेरा धीरे धीरे कमरे में गिरने लगा था। सरला मां का मन अब किसी और ही दिशा में भटक रहा था। अब और नहीं, मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे नहीं रह सकती। उन्होंने मन ही मन एक फैसला किया। लेकिन आखिर क्या फैसला किया सरला मां ने? सरला मां धीरे धीरे उठी और कांपते हाथों से अलमारी के कोने में रखे पुराने टिन के डिब्बे को बाहर निकाला। उनकी आंखों में बेचैनी थी, मानो कोई बहुत जरूरी चीज उसमें रखी हो, जिसे हर हाल में पाना चाहती थी। उनके कांपते हाथों ने धीरे धीरे डिब्बे का ढक्कन खोला। अंदर कुछ पुराने कागजात, कुछ सिक्के और एक माला रखी हुई थी। लेकिन सरला मां की नजरें किसी और चीज को खोज रही थीं। उन्होंने डिब्बे में हाथ डाला और चीजों को इधर उधर करने लगी। उनकी उंगलियां किसी खास चीज को टटोल रही थीं और फिर अचानक उन्हें एक ठंडी धातु की चीज महसूस हुई, एक चाबी। सरला मां ने उस छोटी सी चाबी को अपनी हथेलियों में कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई। यह वही चाबी थी जो किशन लाल जी ने उन्हें सालों पहले दी थी। सरला, यह चाबी संभाल कर रखना, इसमें तुम्हारे नाम का हक है। किशन लाल जी की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। उन्होंने धीरे धीरे चाबी को सहलाया और फिर उसे कसकर पकड़ लिया। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। कहीं इस चाबी का राज ही तो मेरी तकलीफों का हल नहीं, उन्होंने मन ही मन सोचा। वह कुछ देर तक चाबी को हथेलियों में दबाए बैठी रही, जैसे किशन लाल जी की कई बातों को याद कर रही हो। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से बुदबुदाई, अब वक्त आ गया है। सरला मां के दिमाग में तरह तरह के ख्याल उमड़ने लगे। यह चाबी किशन लाल जी ने मुझे क्यों दी थी और उन्होंने इसे इतना संभाल कर रखने को क्यों कहा था? इसमें तुम्हारे नाम का हक है। किशन लाल जी की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। वह धीरे धीरे अतीत की यादों में खोने लगी। किशन लाल जी हमेशा कहते थे कि वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सरला मां को एक खास सीख देकर गए थे। देखो सरला, इंसान का स्वभाव वक्त के साथ बदल सकता है। जो आज हमको सिर पर बिठाते हैं, कल वहीं पराये भी बना सकते हैं। लेकिन तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता। अगर कभी वक्त बदल जाए और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, तो इस चाबी का इस्तेमाल करना। सरला मां की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या किशन लाल जी ने पहले ही सब देख लिया था? क्या उन्हें पता था कि एक दिन उनके अपने ही बेटे बहू मेरे साथ ऐसा करेंगे? उन्होंने कांपते हाथों से चाबी को और कसकर पकड़ लिया। यह चाबी शायद मेरे उस हक से जुड़ी है जिसे मेरे अपने ही बेटे बहू ने मुझसे छीन लिया था। क्या इस चाबी के पीछे कोई दस्तावेज है? क्या किशन लाल जी ने मेरी सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किया था? उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उन्हें इस चाबी की सच्चाई जाननी थी। उन्हें पता करना था कि आखिर इसमें ऐसा क्या था जो किशन लाल जी ने इसे इतने सालों तक संभाल कर रखने को कहा। सरला मां की आंखों में अब तक आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक अलग ही भाव था, जैसे कोई उम्मीद की किरण दिख गई हो। उन्होंने कांपते हाथों से चाबी को पकड़ते हुए सोचा, क्या यह वही चाबी है जो किशन लाल जी ने मुझे दी थी? तभी अचानक उन्हें वह दिन याद आया जब किशन लाल जी ने यह चाबी उनके हाथ में देते हुए कहा था, सरला, यह चाबी सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे संभाल कर रखना और अगर कभी जरूरत पड़े तो बैंक जाकर इसे बैंक मैनेजर को दिखाना। वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा। बैंक मैनेजर? आखिर इसमें क्या है? किशन लाल जी ने ऐसा क्यों कहा था? पर अभी वह कुछ नहीं समझ पा रही थी। उन्हें बस इतना याद था कि उनके पति ने इस चाबी को लेकर बहुत गंभीरता से बात की थी। उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और चाबी को अपने दुपट्टे 8 के छोर में बांध लिया। पहले मुझे बैंक जाना होगा, वहां जाकर ही सच का पता चलेगा, उन्होंने मन ही मन सोचा। लेकिन अब भी किसी को इस चाबी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उन्होंने जल्दी से डिब्बे को वापस अपनी अलमारी में रखा और जैसे कुछ हुआ ही ना हो वैसे ही जाकर अपनी चारपाई पर बैठ गई। रात गहरा चुकी थी। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था, लेकिन सरला मां के पेट में उठती भूख की हलचल इस सन्नाटे को तोड़ रही थी।
दिन भर की थकान और भूख के बावजूद बहू कविता ने रात के खाने के लिए एक बार भी नहीं पूछा। सरला मां को अब इसकी आदत पड़ चुकी थी, लेकिन आज उन्हें भूख कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही थी। चारपाई पर लेटे उन्होंने कई बार करवट बदली, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। पेट में दर्द सा होने लगा था, पर वह जानती थी कि अब इस घर में उनसे कोई यह पूछने नहीं आएगा कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। अब तो बस सुबह होने का इंतजार है, उन्होंने खुद से कहा और गहरी सांस भरकर आंखें बंद कर ली। लेकिन इस वक्त उनके मन में बस एक ही बात चल रही थी, सुबह होते ही बैंक जाकर देखना होगा कि इस चाबी का राज क्या है। थोड़ी ही देर बाद थकान से उनकी आंखें भारी होने लगी और आखिरकार भूख से तड़पते हुए भी वह कब नींद के आगोश में चली गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी, लेकिन सरला मां की आंखें पहले ही खुल चुकी थीं। शायद भूख की वजह से या शायद उन अनगिनत सवालों की वजह से जो रात भर उनके मन में उमड़ते रहे। उन्होंने धीरे धीरे अपने थके हुए शरीर को उठाया और चारपाई से नीचे उतरे। कमरे में नजर दौड़ाई। कल रात का ही बिखरा हुआ सामान अब भी वैसे का वैसा पड़ा था, लेकिन अब इन सब से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके मन में बस एक ही बात थी, आज बैंक जाकर इस चाबी का सच जानना है। उन्होंने जल्दी से चाबी को अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया और अपना पुराना सा थैला कंधे पर टांगा। फिर धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंची। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने कविता खड़ी थी। कहां जा रही हो मां जी? कविता ने संदेह से पूछा। सरला मां ने एक पल को सोचा, फिर शांत स्वर में बोली, मंदिर जा रही हूं। कविता ने उन्हें सिर से पांव तक घूरा, फिर आंखें सिकोड़ते हुए बोली, मुझे तो लगता है आप मंदिर नहीं कहीं और जा रही हैं। पता नहीं अब कौन सा नया ड्रामा करने जा रही हैं। सरला मां ने कुछ नहीं कहा, बस एक फीकी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। तभी दरवाजे के पास खड़ा सत्यम, जो अब तक यह सब चुपचाप देख रहा था, उसने भी कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। बस अपनी मां को जाते हुए देखता रहा, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई फिक्र जताए। दरवाजे से बाहर कदम रखते ही उन्हें सुबह की ठंडी हवा का एहसास हुआ। शायद मेरी किस्मत भी आज इस ठंडी हवा की तरह कुछ राहत लेकर आए, उन्होंने खुद से कहा और तेज कदमों से बैंक की ओर बढ़ गई। सरला मां धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बैंक की ओर चल पड़ी। उनके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। क्या यह चाबी सच में उनकी जिंदगी बदल देगी? क्या किशन लाल जी ने जो कहा था वह सच होगा? जब वह बैंक पहुंची तो वहां काफी भीड़ थी। वह धीरे धीरे लाइन में लग गई। कुछ देर बाद उनका नंबर आया तो उन्होंने सामने बैठे मैनेजर से कहा, बेटा, मुझे मेरे पति किशन लाल जी ने यह चाबी दी थी। उन्होंने कहा था कि इसे बैंक में दिखाना। मैनेजर ने चाबी को ध्यान से देखा और फिर स्क्रीन पर कुछ चेक करने लगा। कुछ ही पलों में उसका चेहरा हैरानी से भर गया। वह तुरंत उठकर अंदर केबिन में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह लौटा तो उसके साथ बैंक का एक और अधिकारी था। उसने सरला मां से कहा, मां जी, आप हमारे साथ आइए, आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। सरला मां का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अधिकारी के साथ अंदर केबिन में चली गई, जहां कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। केबिन में बैंक मैनेजर के साथ एक और अधिकारी बैठा था। जैसे ही वह अंदर गई, अधिकारी खड़े होकर उनका अभिवादन किया और विनम्रता से कहा, मां जी, कृपया बैठिए, हमें आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। सरला मां थोड़ा घबराई हुई थी। उनके जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बैंक के अधिकारी इस तरह उनका सम्मान करें। उन्होंने धीरे से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पति ने बस कहा था कि यह चाबी बैंक में दिखानी है। मैनेजर मुस्कुराकर बोला, मां जी, यह कोई साधारण चाबी नहीं है। यह आपके पति किशन लाल जी द्वारा सालों पहले खुलवाए गए एक लॉकर की चाबी है। लॉकर? सरला मां हैरानी से बोली, अब आगे क्या होगा? लॉकर में क्या रखा होगा? क्या मेरी जिंदगी बदल जाएगी? लेकिन तभी दूसरे अधिकारी ने कहा, मां जी, यह लॉकर आपके नाम पर है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें रखी हुई हैं। हमें आपकी पहचान सत्यापित करनी होगी। बैंक के नियम बहुत सख्त होते हैं। हमें आपके पहचान पत्र की जरूरत होगी।
सरला मां हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, मैं यह पहले से जानती थी। मेरे पति ने कहा था कि जब भी इस चाबी को लेकर बैंक आऊं तो अपना आधार कार्ड और पहचान पत्र जरूर साथ लाऊं। यह कहकर उन्होंने थैले से आधार कार्ड निकालकर अधिकारी को दे दिया। मैनेजर ने पहचान की प्रक्रिया पूरी की और एक कर्मचारी को बुलाया। वह उन्हें लॉकर रूम तक लेकर गया। बड़े बड़े लोहे के लॉकर कतार में लगे थे। कर्मचारी ने उन्हें एक खास लॉकर के सामने रोका और कहा, मां जी, यही आपका लॉकर है, आप अपनी चाबी से इसे खोल सकती हैं। सरला मां के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने चाबी ताले में डाली और हल्का सा घुमाया। एक हल्की टक की आवाज हुई और लॉकर खुल गया। लॉकर में किशन लाल जी द्वारा संजोकर रखी गई चीजें थीं। कुछ गहने, जमीन जायदाद के कागजात और एक बड़ा सा लिफाफा जिस पर लिखा था सरला के लिए। सरला मां की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से लिफाफा निकाला और खोला। अंदर एक चिट्ठी थी जो उनके पति किशन लाल जी ने अपने हाथों से लिखी थी। प्रिय सरला, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रही कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। मैंने जो कुछ भी कमाया उसे तुम्हारे नाम कर दिया है। यह लॉकर तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। इस लॉकर में रखे गहने, जमीन के कागजात और बैंक में जमा पैसे अब तुम्हारे हैं। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सरला मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें किशन लाल जी की कही हर बात याद आने लगी। उनके दिल में एक नई ताकत आ गई थी। अब वह किसी की मोहताज नहीं थी। सरला मां की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि आत्मविश्वास के थे। उन्होंने किशन लाल जी की चिट्ठी को सीने से लगाया और गहरी सांस ली। उनकी जिंदगी में जो दुखों का सिलसिला चल रहा था, आज उसे तोड़ने की शक्ति मिल गई थी। उन्होंने लॉकर में रखे गहनों और कागजात को ध्यान से देखा। बैंक में जमा राशि भी अच्छी खासी थी। मैनेजर ने धीरे से कहा, मां जी, आप चाहे तो इसे अपनी सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती हैं या फिर जरूरत हो तो कुछ निकाल सकती हैं। सरला मां ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे थोड़े पैसे निकालने हैं और बाकी मैं अकाउंट में ट्रांसफर करवाना चाहती हूं। मैनेजर उनकी बात सुनकर मुस्कुराया। वह समझ चुका था कि यह सिर्फ एक साधारण वृद्धा नहीं बल्कि एक ऐसी महिला है जो जीवन के हर संघर्ष को सहकर भी अपने सम्मान को बनाए रखना जानती है। थोड़ी ही देर में पैसे उनके खाते में जमा कर दिए गए और कुछ राशि नकद उनके हाथ में थी। उन्होंने कागजात और गहनों को अच्छी तरह से समेटा और बैग में रखा। जब वह बैंक से बाहर निकली तो सूरज तेज चमक रहा था, मानो यह संकेत था कि उनके जीवन का अंधेरा अब छूटने वाला है। अब सवाल था, क्या वह उसी घर में लौटेंगी जहां उन्हें अपमान और तिरस्कार के सिवाय कुछ नहीं मिला, या फिर एक नई राह चुनेंगी? उन्होंने ठान लिया था, अब वह किसी के भी तानों और जली कटी बातों का बोझ नहीं उठाएंगी। बैंक से बाहर आते ही सरला मां ने एक गहरी सांस ली। उनके हाथ में बैंक का बैग था जिसमें उनके किशन लाल जी की दी हुई संपत्ति का दस्तावेज और कुछ जरूरी नकद राशि थी। लेकिन उनके दिल में अब कोई बोझ नहीं था। अब कहां जाना चाहिए, उन्होंने खुद से सवाल किया। घर लौटने का तो सवाल ही नहीं था, वहां सिर्फ अपमान और उपेक्षा थी। अब जब उन्होंने खुद को स्वतंत्र कर लिया था तो उन्हें अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी थी। तभी किसी ने पीछे से पुकारा, मां जी। उन्होंने पलट कर देखा, अनिल, वही अनिल जिसने कुछ दिनों पहले उनकी हालत देखकर चिंता जताई थी। वह हड़बड़ाया हुआ उनके पास आया। मां जी, आप यहां बैंक में? सरला मां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां बेटा, जरूरी काम था। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूं। अनिल ने उनकी आंखों में आत्मविश्वास देखा, लेकिन अकेलेपन की हल्की सी झलक भी महसूस की। वह तुरंत बोला, मां जी, अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलिए। सरला मां ने उसे देखा। अनिल के शब्द सच्चे लगे, लेकिन वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। बेटा, मैं अब अपने लिए जीना चाहती हूं, किसी पर आश्रित नहीं होना चाहती। अनिल ने मुस्कुराकर कहा, किसने कहा कि आप आश्रित होंगी? मां का घर उनका अपना होता है। आपको जब तक लगे कि रहना है
तब तक रहिए और जब मन करे अपनी राह चुन लेना, लेकिन एक शर्त है, पहले मेरे साथ चलिए। पूजा भी आपको याद कर रही थी। पूजा, अनिल की पत्नी। जिस दिन अनिल ने उन्हें अपनाने की बात कही थी, उसी दिन पूजा ने भी भावुक होकर कहा था कि वे अब से उनकी मां हैं। ठीक है बेटा, लेकिन सिर्फ कुछ दिन के लिए, उन्होंने कहा। जब अनिल और सरला मां घर पहुंचे तो दरवाजे पर ही पूजा खड़ी थी, हाथ में पूजा की थाली ली। उसने झट से उनका स्वागत किया और प्यार से कहा, मां, अब और चिंता की कोई जरूरत नहीं, अब आप हमारे साथ हैं। घर में घुसते ही उन्हें एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। कहीं कोई ताने नहीं थे, कोई उपेक्षा नहीं थी। डिनर टेबल पर पूजा ने खुद अपने हाथों से उनके लिए खाना परोसा। मां, मैंने आपके पसंद की अरहर की दाल और पूरी बनाई है, आपको पसंद है ना? सरला मां की आंखें नम हो गईं। बेटा, मुझे क्या पसंद है, यह जानने वाला कोई बहुत पहले चला गया था, पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब यह घर आपका भी है मां। रात को अपने कमरे में बैठी सरला मां ने बैंक की फाइल को फिर से खोला। उनके पास अब एक नई जिंदगी थी, लेकिन वे इसे सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहती थीं। अनिल और पूजा के सामने उन्होंने अपना फैसला सुनाया। मैं अब इस संपत्ति का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करना चाहती हूं जो मेरी तरह बेघर हो जाते हैं। मैं एक आश्रय गृह खोलूंगी जहां बुजुर्गों को सम्मान के साथ रहने का अधिकार मिलेगा। अनिल और पूजा गर्व से उनकी ओर देख रहे थे। मां, यह तो कमाल का विचार है, अनिल ने कहा। सरला मां ने एक लंबी सांस ली। अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहूंगी, मैं दूसरों के लिए भी जीऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ जरूरी फैसला लेना है। अंत में सरला मां ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं उस घर में जाऊंगी। फिर अचानक चुप हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनिल और पूजा उनकी आंखों में झलकते भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सरला मां ने अपने आंसुओं को रोकते हुए दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, तुम बस मुझे कल किसी अच्छे वकील के पास ले चलना। सरला मां की आंखों में अब कोई डर नहीं था। अब वे एक नई सुबह के लिए तैयार थीं। एक ऐसी सुबह जो उनके आत्मसम्मान और अधिकारों की नई कहानी लिखेगी। शाम हो चुकी थी, लेकिन सरला मां का कोई पता नहीं था। सत्यम, कविता, ललित और पूजा अब बेचैन होने लगे थे। मां, अब तक नहीं आई, ये क्या बात हुई? कविता ने चिंता और झुंझुलाहट भरे स्वर में कहा। ललित ने भी सहमति में सिर हिलाया। हां भाभी, सुबह मंदिर जाने का कहकर गई थी, लेकिन अब तो रात होने को आई है। सत्यम, जो अब तक चुपचाप बैठा था, गहरी आवाज में बोला, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? कविता ने आंखें घुमाते हुए कहा, अजी छोड़िए, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हो सकता है किसी सहेली से मिलने चली गई हो या फिर हमसे नाराज होकर कहीं बैठी हो। पूजा, जो अब तक चुप थी, धीरे से बोली, पर मां ऐसा कभी नहीं करती थी। चाहे कितनी भी देर हो जाए, वो बिना बताए घर नहीं रुकती थी। कहीं सच में कुछ गलत तो नहीं हो गया? अब तक जिन लोगों को सरला मां की मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता था, वही अब बेचैनी से दरवाजे की ओर देख रहे थे। रात भर जब सरला मां घर नहीं आई तो सत्यम और ललित को चिंता होने लगी। सुबह होते ही दोनों अपने आस पड़ोस में पूछताछ करने लगे, लेकिन किसी को भी सरला मां के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनकी कोई सहेली भी ऐसी नहीं थी जिसके यहां वह रात भर रुकती। अब माहौल में घबराहट बढ़ने लगी थी। पूजा ने चिंतित स्वर में कहा, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। आखिर मां पूरे दिन से लापता हैं, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। लेकिन कविता तुरंत बोल पड़ी, अरे क्या बात कर रही हो? पुलिस में भूल कर भी हम नहीं जा सकते। पुलिस तो उल्टा हमें ही शक की निगाह से देखेगी, पूछेगी कि तुम लोगों ने सुबह से अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं कराई, फिर ना जाने कैसी कैसी बातें बनाएगी। ललित ने भी सहमति में सिर हिलाया। हां, भाभी ठीक कह रही हैं, मां बुजुर्ग हैं, हो सकता है कहीं रास्ता भटक गई हो या फिर किसी रिश्तेदार के यहां चली गई हो। पहले हमें खुद ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। कविता ने लापरवाही से हाथ झाड़ते हुए कहा, अरे चली गई होगी किसी के साथ, ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई छोटी बच्ची नहीं है, वह आ ही जाएंगी खुद ब खुद। वैसे भी उनका हमारे सिवा कौन है, और उस बुढ़िया को वैसे भी कौन रखेगा अपने पास।
ललित ने तुरंत ऐतराज जताया, भाभी, कम से कम थोड़ी इज्जत से तो बात करो, आखिर वो हमारी मां है। कविता बोली, जानती हूं कि वो तुम लोगों की मां है, लेकिन बताओ भला, कोई ऐसे बिना बताए जाता है क्या? और फिर इतनी रात तक भी वापस ना आए तो क्या समझा जाए? सत्यम, जो अब तक चुप था, धीरे धीरे कविता की बातों से सहमत होने लगा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रही हो कविता, हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मां कहीं भी गई हो, जब लौटना होगा खुद ही आ जाएंगी। कविता ने लंबी सांस लेते हुए कहा, चलो अब यह सब छोड़ो और खाना लगाओ, सुबह तक देखेंगे। अगर मां नहीं आई तो फिर सोचेंगे क्या करना है। सत्यम ने भी हामी भर दी, हां, अब इस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता, भूख भी लगी है, पहले खाना खा लेते हैं। ललित ने हल्का सा विरोध जताने की कोशिश की, लेकिन भाई, मां अब तक कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रही। कविता ने तुरंत बात काट दी, बस बस, अब ज्यादा इमोशनल मत बनो, जब लौट कर आएंगी तब देखेंगे। अभी इस बेकार की बात में वक्त मत खराब करो। ऐसा लग रहा था जैसे सब ने मान लिया था कि मां का लौटना अब जरूरी भी नहीं। सरला मां आज आराम से सो रही थी। इतने दिनों बाद उन्होंने भरपेट खाना जो खाया था, उनके चेहरे पर एक सुकून था जो शायद बहुत वक्त बाद आया था। सुबह हुई तो पूजा उनके पास आकर प्यार से बोली, मां, सुबह हो गई है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता ले आती हूं। सरला मां धीरे धीरे उठी और पूजा की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना उनके लिए सोच रहा हो, उनकी परवाह कर रहा हो। वह बिस्तर से उठी और वॉशरूम में जाकर हाथ मुंह धोने लगी। बाहर आई तो देखा कि टेबल पर गर्मा गर्म पराठे, दही और चाय रखी हुई थी। पूजा प्यार से बोली, मां बैठिए, आज मैं खुद अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। सरला मां की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कांपते हाथों से पूजा का हाथ थामा और कहा, बेटा, जितना प्यार तू मुझे दे रही है, काश मेरी बहुएं भी मुझे थोड़ा सा मान देती तो शायद आज यह दिन नहीं देखने पड़ते। पूजा ने झुककर उनके पैर छुए और बोली, मां, जो हुआ उसे भूल जाइए, अब आप हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं और हम आपको हमेशा खुश रखेंगे। सरला मां ने सिर पर हाथ फेरा और पहली बार दिल से मुस्कुराई, लेकिन उनके मन में एक दृढ़ निश्चय था, अब उन्हें अपने हक के लिए खड़ा होना था। नाश्ता करने के बाद सरला मां ने पूजा और अनिल को देखा और बोली, बेटा, अब मुझे अपने हक के लिए खड़ा होना होगा, आज मुझे किसी अच्छे वकील के पास ले चलो। अनिल ने मुस्कुराकर कहा, मां, मैंने पहले ही एक वकील से बात कर ली है, वह बहुत अच्छे और अनुभवी हैं, हम अभी उनके पास चलते हैं। सरला मां ने सिर हिलाया और अपना दुपट्टा ठीक किया। उनके चेहरे पर अब पहले वाली लाचारी नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास झलक रहा था। अनिल ने गाड़ी निकाली और दोनों वकील के दफ्तर की ओर चल दिए। वकील ने सरला मां की बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में बोले, मां जी, क्या आपने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? सरला मां की आंखों में अब कोई संकोच नहीं था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हां वकील साहब, मैं सिर्फ संपत्ति से बेदखल करने के कागजात नहीं बनवाना चाहती, बल्कि मैं अखबार में एक विज्ञापन भी देना चाहती हूं। मैं दुनिया को बताना चाहती हूं कि मेरे बेटों का अब मेरी संपत्ति और मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर रही हूं और आज के बाद उनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अनिल उनकी बात सुनकर सन्न रह गया। उसने तुरंत कहा, मां, आप इतना बड़ा कदम, क्या आप सच में ऐसा चाहती हैं? सरला मां की आंखों में आंसू थे, पर वह कमजोरी के नहीं बल्कि हिम्मत के आंसू थे। उन्होंने कहा, हां बेटा, जिस मां को अपने ही घर में रोटी के 2 टुकड़े नसीब ना हो, जिसे अपनी ही औलाद ठुकरा दे, उसे अब किसी मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। मैं अब एक नया जीवन शुरू करना चाहती हूं, जहां सम्मान और प्यार हो, लालच और बेइज्जती नहीं। वकील ने सर झुका लिया और बोला, ठीक है मां जी, मैं अभी कानूनी दस्तावेज तैयार करवाता हूं और अखबार में विज्ञापन देने की प्रक्रिया भी शुरू करवा देता हूं। अनिल ने मां का हाथ थामा और बोला, मां, आज आपने सच में साबित कर दिया
कि एक मां अगर प्यार से किसी को जन्म दे सकती है तो जरूरत पड़ने पर उससे खुद को अलग भी कर सकती है। सरला मां ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं अपने पति के सिखाए रास्तों पर ही चलूंगी। जब सारी उम्मीदें टूट गईं, तब भी वही थे जिन्होंने मुझे जीने की नई राह दिखाई थी। उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया था कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। अनिल ने कहा, और अब आप अकेली नहीं हैं मां, मैं और पूजा हमेशा आपके साथ हैं। सरला मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि आत्मसम्मान और नई उम्मीद के थे। उन्होंने धीरे से कहा, हां बेटा, अब मैं अपने लिए जीऊंगी, अपने स्वाभिमान के साथ, बिना किसी डर के। अब वह अपने नए सफर के लिए तैयार थी, एक सफर जो सम्मान, आत्मनिर्भरता और अपने अस्तित्व की पहचान के साथ आगे बढ़ने वाला था। वकील ने सभी कागज तैयार कर दिए और कहा, सरला जी, अब सिर्फ आपको इन दस्तावेजों पर साइन करना है और यह कानूनी रूप से मान्य हो जाएंगे। इसके बाद आपके बेटों का आपकी संपत्ति पर कोई हक नहीं रहेगा। सरला मां ने एक नजर उन कागजों पर डाली। सालों की तकलीफ, अपमान और अकेलेपन का दर्द उनकी आंखों में उतर आया, लेकिन इस बार उनके हाथ नहीं कांपे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। अनिल और पूजा गौर से देख रहे थे। वकील ने कागज संभालते हुए कहा, अब आप निश्चिंत रहिए, कल सुबह तक यह खबर अखबार में प्रकाशित हो जाएगी और कानूनी रूप से भी आपके बेटों का आपसे कोई संबंध नहीं रहेगा। वकील के ऑफिस से बाहर निकलते हुए अनिल ने मां से पूछा, अब आप क्या करना चाहती हैं? मां ने कहा, मुझे सबसे पहले कल अपने घर जाना है। अनिल के साथ रहते हुए ही सरला मां ने अपने आत्मसम्मान को वापस पाया। वह अब किसी के तानों से कमजोर पड़ने वाली औरत नहीं रही। उन्होंने फैसला किया कि अब वे अपनी तकलीफों से नहीं बल्कि अपने फैसलों से जींगी। और सबसे पहला फैसला था अपने बेटों को उनकी औकात दिखाने का। सुबह की हल्की धूप में सरला मां ने अपने हाथ में एक अखबार पकड़ा जिसका एक कोना थोड़ा मुड़ा हुआ था। उनकी आंखों में आज ना तो दुख था और ना कोई ममता, सिर्फ एक कठोर फैसला। वे अनिल के साथ अपनी उसी कोठी के सामने खड़ी थीं। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। दरवाजा खुला तो सामने कविता और पूजा खड़ी थीं। उन्होंने जैसे ही सरला मां को देखा तभी कविता ताने मारते हुए बोली, अरे आप आ गई, कहां थी 2 दिन तक? पीछे से उनके बेटे भी आ गए, वे भी हैरान थे। सत्यम बोला, मां आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे किसी के घर भी रह लेती हो। सरला मां के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान ठंडी थी, एक तूफान से पहले की शांति जैसी। उन्होंने धीरे से अखबार उनकी ओर बढ़ाया। सरला मां सख्त आवाज में बोली, पढ़ो इसे जोर से। बेटे ने अखबार लिया और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। मैं सरला देवी अपने दोनों बेटों और बहुओं से हर तरह का नाता तोड़ रही हूं। वे अब मेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं हैं। मेरी पूरी संपत्ति और घर सिर्फ मेरे नाम पर है और मैंने कानूनी रूप से तय कर लिया है कि मेरी मौत के बाद भी उन्हें इसमें कोई अधिकार नहीं मिलेगा। जो लोग मुझे अपने घर में नहीं रख सकते वे मेरे धन के भी हकदार नहीं हो सकते। यह देख बेटे और बहू की रूह कांप गई। घर में सन्नाटा छा गया। सत्यम कांपती आवाज में बोला, मां यह सब क्या है? सरला मां ने अखबार छीनकर वापस मोड़ा और सीधे अपने बड़े बेटे की आंखों में देखा। फिर गुस्से से बोली, अब मुझे मां मत बुलाओ। जब मैं रोती रही, तड़पती रही, तब तुमने एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया। जब ये बहुएं मुझे अपमानित कर रही थीं, तब तुमने आंखें फेर ली। अब मैं ही तुम्हें इस घर से निकाल रही हूं। बेटे और बहुएं हड़बड़ा गए। सत्यम और ललित गिड़गिड़ाते हुए बोले, मां हमें माफ कर दो, ऐसा मत करो। कविता गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, हैं, कोई नहीं निकाल सकता, यह घर हमारा भी है। सरला मां ने एक जोरदार ठहाका लगाया, लेकिन उसमें अब कोई प्यार नहीं था। उन्होंने अपने बैग से कागज निकाला और कविता की तरफ फेंक दिया। सरला मां तेज आवाज में बोली, यही पढ़ लो, यह घर सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर है और मैं तय कर चुकी हूं कि इसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी।
बेटे ने कांपते हुए कागज उठाया और पढ़ते ही उसके चेहरे से पसीना छलक पड़ा। ललित हकलाते हुए अपनी मां से बोला, मां, हमें माफ कर दो। लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं थी। सरला मां गुस्से में बोली, तुम लोग मुझे रोज बेइज्जत करने में लगे थे ना। जब चाहो मां को ताने मारो, घर से निकाल दो, पर मां की संपत्ति पर हक जरूर चाहिए। पर अब नहीं, अब मैं वही करूंगी जो सही है। कविता की आंखों में डर आ गया। पड़ोसी भी दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे। सरला मां दृढ़ स्वर में बोली, अब मेरा फैसला अटल है। निकलो मेरे घर से और कभी इस चौखट पर मत आना। बेटे और बहुओं के चेहरे सफेद पड़ गए। वे गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सरला मां ने दरवाजा खोला और बोली, निकलो यहां से, नहीं तो अभी पुलिस बुला लूंगी। अब यह घर मेरा है, सिर्फ मेरा। दोनों बेटे और बहुएं अपना सामान लेकर घर से निकलने पर मजबूर हो गए। सरला मां अब पूरे घर में अकेली थी। जल्द ही उन्होंने अपने घर में ही एक आश्रम खोल लिया, जहां हर बुजुर्ग व्यक्ति को भरपेट खाना और सम्मान मिल सके। आश्रम चलाने में अनिल और पूजा उनका पूरा साथ देने लगे। अब वे सुकून से रहने लगी। उनके बेटों और बहुओं को उनके बुरे कर्मों का फल मिला और अब वे दर दर की ठोकरें खा रहे थे। प्यारे साथियों, कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि माता पिता का सम्मान और उनकी सेवा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, माता पिता की ममता और उनके द्वारा दिए गए संस्कार कभी न भूलने चाहिए। सरला मां की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा आत्मसम्मान किसी उम्र, स्थिति या परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। जब इंसान अपने आत्मसम्मान और अधिकार के लिए दृढ़ होता है, तब वह किसी भी संकट या कठिनाई से लड़ने की ताकत पा लेता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सच्चा प्यार और सम्मान किसी की संपत्ति या दौलत से नहीं मापा जाता, बल्कि यह उसकी देखभाल, आदर और सहयोग से झलकता है। जो लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उनकी पहचान और संबंध केवल रिश्तों के नाम तक ही सीमित रह जाते हैं। वहीं जो अपनी मां बाप की इज्जत और प्यार को समझते हैं, उन्हें जीवन में सफलता, सुख और संतोष मिलता है। सरला मां की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाइयों और धोखे के बीच भी इंसान अपनी शक्ति, हिम्मत और आत्मसम्मान के बल पर जीवन में बदलाव ला सकता है। एक मां ने अपने संघर्ष और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और अंत में अपने और दूसरों के लिए एक नई राह बनाई। यह हमें यह याद दिलाती है कि कभी भी खुद पर भरोसा खोना नहीं चाहिए और किसी भी उम्र में सम्मान, साहस और आत्मनिर्भरता के लिए कदम उठाना संभव है। अतः यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि संस्कार, आत्मसम्मान और परिवार का सम्मान जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें हमेशा अपने माता पिता और बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और उनके साथ प्यार, धैर्य और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। यही सीख है जो सरला मां की कहानी हमें देती है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।